नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मुंबई से है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन है वो। इसी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास एक लोकेलिटी है, एक जगह है जिसका नाम है सेवारी। इस सेवारी इलाके में पिछले महीने की बात है, 22 जनवरी के रोज़, 22 जनवरी के दिन एक फॉरेस्ट एरिया में, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ जंगल है, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक महिला की लाश मिलती है। लाश बुरी तरह से सड़ गल गई थी, खराब हो गई थी, और कुछ इतनी खराब हो गई थी कि सिवाय हड्डियों के ढांचे के और उन ढांचों में लगे एक या दो कंगन के, उस लाश पर और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो सलामत थी। जब लोगों की नज़र इस डेड बॉडी पर गई तो लोगों ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने वाकई देखा कि वही बात है जैसा लोगों ने बताया था। एक कंकाल पड़ी थी और कंकाल के दोनों बाहों में एक एक कंगन थे, और इन कंगन को देखकर ये बात क्लियर हो रही थी, साफ हो रही थी कि मरने वाली मही जो है वो कोई और नहीं बल्कि मतलब फीमेल है, कोई महिला है। और पुलिस ने उन जो मोर्टल रिमेन्स है उन चीज़ों को बरामद किया, कंकाल को और कंगन को, उन चीज़ों को बरामद किया, रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि उस महिला के सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया गया था, और उस हमले की वजह से ही जो है उस महिला की मौत हुई। यानी सिर पर पत्थर जैसी कोई चीज़ मारी गई थी जिससे उस महिला की जान चली गई। और जब पोस्टमार्टम से इस बात का इंडिकेशन मिला तो ये भी बात साफ हो गई कि ये मामला जो है कोई नेचुरल डेथ का या किसी जंगली जानवर के हमले का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये मामला मर्डर का है। तो लोकल पुलिस ने इस सिलसिले में मर्डर का केस रजिस्टर किया और इस मामले की छानबीन करने लगी, जांच में लग गई। जांच करते हुए लोकल पुलिस ने आसपास के इलाकों में सबसे पहले अपने जो सोर्सेज होते हैं, मुखबिर होते हैं, उनके ज़रिए पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि ये महिला कौन थी जिसकी मौत हुई है। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस को शुरुआत में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके बाद पुलिस ने उस कंकाल की, कंगन की कुछ तस्वीरें खिंचवाई, उसके पोस्टर बनवाए। पोस्टर अलग अलग जगह पर पुलिस ने चिपकवाए, लेकिन पोस्टर के ज़रिए भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। कोई आदमी आकर किसी भी पुलिस स्टेशन में उसने ये दावा नहीं किया कि ये महिला जो है उसके घर से ताल्लुक़ रखती है या उसकी कोई फैमिली मेम्बर है जो गायब हो गई थी या और उसकी हत्या हुई। इस तरह का कोई क्लेमेंट, कोई दावेदार पुलिस के पास नहीं आया। तो पुलिस के लिए इस मामले को सॉल्व करना धीरे धीरे चुनौती बनती जा रही थी जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने तय किया कि वो सेवारी और उसके आसपास के इलाकों में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन पुलिस स्टेशन से इस एज ग्रुप की जो महिलाएं गायब हुई हैं उस पुलिस स्टेशन के हद में, जिनकी गुमशुदगी की या किडनैपिंग की रिपोर्ट कहीं रजिस्टर्ड है, तो उसकी पुलिस जांच करेगी। पुलिस ने इस एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया और पुलिस ने तकरीबन, जो बही खाते पुलिस के थे उसे तो खंगाला है, इसके अलावा तकरीबन 200 ऐसी महिलाओं के प्रोफाइल चेक किए जो अपने घर से कभी गायब हो गई थी। लेकिन एक बहुत बड़ा मैराथन एक्सरसाइज करने के बाद, कोशिश करने के बाद भी पुलिस को इस महिला की पहचान पता नहीं चल पाई और कई रोज़ गुजर गए। अब पुलिस थोड़ा थोड़ा निराश भी होने लगी थी, परेशान भी होने लगी थी, लेकिन पुलिस को कोई लीड, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब चूंकि मर्डर का मामला था और इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। जो भी इस तरह के किसी केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, ऑब्वियसली उसके लिए उस केस को सॉल्व करना किसी मेडल को जीतने से कम नहीं होता, यानी किसी तमगे से कम वाली बात नहीं होती। और अगर सॉल्व न कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात ज़रूर होती है। हालांकि प्रोफेशनलिज्म जो है उसके मुताबिक केसेस तो सॉल्व होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाती है, कोई केस सुलझ नहीं पाती है, तो शर्मिंदा होने जैसी बात भी नहीं है, लेकिन आदमी पर्सनली थोड़ा तो लेता ही है। तो अब पुलिस की जो टीम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उन्होंने फिर ये तय किया कि वो अब डोर टू डोर जाकर उस इलाके में जो भी लोग रहते हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ डोर टू डोर जाकर इस महिला की पहचान पता करने की फिर से एक नई कोशिश करेंगे। तो पुलिस की टीम ने उस महिला की तस्वीरें, पोस्टर, कंगन की तस्वीरें, वो सारी चीज़ें तो गैदर की ही, साथ ही जो ओरिजिनल कंगन थे उन कंगन को भी अपनी हिफाजत में लिया
और उन कंगन के साथ पुलिस ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है उसके आसपास जो स्लम का इलाका है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ पर आबाद हैं, बनी हुई हैं, वहाँ पर जाकर हर एक दरवाजे पर दस्तक देकर इस महिला की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की। और जितनी मकान या जितनी झोपड़ियाँ वहाँ पर थी, उन सारी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को और ख़ासकर वहाँ रहने वाली महिलाओं को वो कंगन पुलिस ने दिखाए और पूछा कि ये कंगन देखकर क्या वो ये पहचान सकती हैं कि ये कंगन इस इलाके में रहने वाली कौन सी महिला पहनती थी इस तरह के डिज़ाइन की कंगन। तो पुलिस ने जब ये कोशिश की तो दसियों महिलाओं से उसने बातचीत की और इस कोशिश में फाइनली पुलिस को कामयाबी मिली। और ये कामयाबी भी तकरीबन 10 से 15 रोज़ बाद या शायद उससे भी कुछ दिन ज़्यादा गुजरने के बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली। हुआ ये कि उसी स्लम में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि वो इन कंगनों को पहचानती है। ये कंगन जो है उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी महिला सपना सतीश बाथम पहनती थी, ये कंगन उसी के हैं। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस को बड़ी खुशी हुई और राहत भी मिली, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस केस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और पहला पड़ाव ही पार नहीं कर पा रहे थे, पहचान ही नहीं कर पा रहे थे। तो जब पुलिस को पता चला कि ये कंगन सपना के हैं और सपना के हो सकते हैं, तो पुलिस ने सपना के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। तो पता चला कि सपना जो है उस स्लम में रहती तो थी, लेकिन उसका कोई परमानेंट शेल्टर वहाँ नहीं था। वो आती जाती रहती थी और फैमिली में कोई और ज़्यादा लोग उसके साथ नहीं रहते थे, वो अकेली थी। तो ये सारी जानकारी पुलिस को मिली। आम तौर पर ऐसे मामले जिसमें किसी की हत्या हो जाए या कोई गायब हो जाए और उसकी लाश मिले, लेकिन उससे रिलेटेड कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट या उसकी मौत के बारे में कोई पूछताछ करने वाला या कोई दावेदार न हो, तो ऐसा उन्हीं केसेस में होता है जिन मामलों में कोई महिला अकेली रहती है या कोई पुरुष भी अपने परिवार वालों से या दोस्तों के संपर्क में नहीं रहता है। क्योंकि जब अगर वो सामाजिक तरीके से रहता हो, किसी मकान में रहता हो, बच्चे हों या हस्बैंड हो या परिवार के दूसरे लोग हों, पड़ोसी हों, तब तो लोग चिंता जाहिर करते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं। लेकिन इस मामले में सपना के बारे में किसी ने भी पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी और उसकी वजह यही थी कि सपना एक वेगाबॉन्ड की तरह, यानी एक यायावर, हिंदी में एक शब्द है, इंग्लिश में उसके लिए वेगाबॉन्ड तो मैंने आपको बताया ही, और साथ में आप कह सकते हैं कि घुमंतू किस्म का जीवन जीती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ रह ली, इस तरह का जीवन वो जीती थी। इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था और किसी ने आकर पुलिस थाने में दावा भी नहीं किया। लेकिन अब जब उस महिला की पहचान हो चुकी थी तो इस पहचान को इंश्योर करना था, कंफर्म करना था। कंफर्म करने का जो तरीका पुलिस को समझ में आया, पुलिस ने ये पता किया कि अच्छा ठीक है, महिला तो बेशक यहाँ अकेली रहती थी, लेकिन क्या उसकी कोई नाते रिश्तेदार मुंबई में या आसपास कहीं रहता है। तो जब पुलिस ने इस बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि हाँ, उसकी एक बेटी है जिसकी कहीं शादी हुई है और वो किसी दूसरी लोकेलिटी में रहती है। पुलिस अब उसकी बेटी के पास पहुंची, उसे वो कंगन और वो तस्वीरें दिखाई और वो सारी चीज़ें देखते ही सपना की बेटी फूट फूट कर रोने लग गई। उसका फूट फूट कर रोना इस बात का एक कंफर्मेशन था कि ये कंगन और जो भी बॉडी के रिमेन्स हैं वो उसकी माँ सपना के ही हैं। अब ये कंफर्म हो चुका था कि वो सपना थी जिसकी हत्या सेवारी के जंगलों में हुई थी। अब पुलिस को कातिल की पहचान करनी थी और कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाना था। मरने वाली महिला की पहचान हो चुकी थी। पुलिस इससे पहले भी बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन कर चुकी थी, लेकिन चूंकि पुलिस इस महिला को नहीं पहचानती थी तो पुलिस रैंडमली उन सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि वो कौन सी महिला है जिसकी हत्या हुई होगी। सीसीटीवी फुटेज तो पुलिस के पास बहुत सारे थे। अब जब महिला की पहचान हो गई और बेटी ने भी कंफर्म कर दिया तो पुलिस ने नए सिरे से सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करने का फैसला किया। सेवारी और उसके आसपास के इलाकों में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों की फुटेज पुलिस ने देखने की शुरुआत की और तक कम से कम 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो है वो पुलिस ने फिल्टर किए और उसको पुलिस ने देखना शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। वो कामयाबी ये थी कि पुलिस ने ये देखा कि 14 जनवरी को, याद रखिएगा मैंने आपको ये बताया था कि डेड बॉडी जो है वो 22 जनवरी को मिली थी, लाश 22 जनवरी को मिली थी और 14 जनवरी को पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा मिला जिसमें एक महिला एक बाइक
के पिलियन राइडर के तौर पर यानी पिछली सीट पर बैठकर सेवारी के जंगलों की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। यानी उस बाइक को कोई और चला रहा था और एक महिला उसके पीछे बैठी थी। ये सीसीटीवी फुटेज देखने से पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये तस्वीर जो है, ये फुटेज जो है वो सपना का हो सकता है। पुलिस ने उसकी बेटी को भी ये फुटेज दिखाया और सपना को जानने वाले दूसरे लोगों को भी दिखाया। सारे लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ, ये सपना ही है जो बाइक पे बैठकर कहीं जाती हुई दिख रही है। तो एक कदम पुलिस इस मामले की तफ्तीश में और आगे बढ़ गई। पुलिस ने इस फुटेज को इसलिए भी फोकस किया इस पर या ज़्यादा गौर किया क्योंकि पुलिस ने ये देखा कि जो बाइकर इस महिला को अपनी बाइक के पीछे बिठाकर कहीं लेकर जा रहा है सेवारी के जंगलों की तरफ, वो आदमी या वो लड़का तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद बाइक पर वापस भी आता है, लेकिन उसके पिछली सीट पर वो महिला नहीं होती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि एक महिला को एक आदमी जंगल की तरफ लेकर गया और वो आदमी 1-1.5 घंटे बाद वापस आ गया, लेकिन वो महिला वापस नहीं आई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि ये सपना ही होगी जिसकी जंगल में हत्या कर दी गई थी, क्योंकि अगर वो महिला जंगल से वापस नहीं आई तो जाहिर सी बात है उसके साथ कोई अनहोनी हुई होगी। और तस्वीर को देखकर घर वाले और आसपास के लोग ये बता रहे थे कि हाँ, वो सपना है। तो ये इंडिकेशन पुलिस को अब मिल चुका था कि सपना की हत्या जो है वो 14 जनवरी को ही की गई थी, लेकिन हत्यारा कौन था जो बाइक पर बिठा कर ले गया, अब उसकी पहचान करनी ज़रूरी थी। और साथ ही उसकी पहचान होने के साथ साथ कत्ल के पीछे की वजह, मोटिव, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पुलिस को पता करना था। पुलिस की कोशिश, पुलिस की तफ्तीश वो चलती रही और अब पुलिस को उस बाइकर की पहचान करनी थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से ही मदद ली और पूछा कि ये बाइकर कौन है। थोड़ी कोशिश करने के बाद पुलिस को उस बाइकर के बारे में भी पता चल गया। इनफैक्ट बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पुलिस को दिख रहा था और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पुलिस ने बाइकर की पहचान पता कर ली। उसका नाम था शहज़ादा। शहज़ादा एक लड़का था जो उसी इलाके में रहता था और ऐसे ही मतलब जिसे कहते हैं कि आवारागर्दी किया करता था। तो उस लड़के के साथ पुलिस ने सपना को देखा था। अब शहज़ादा को पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। पहले उसने सारी बातों से इनकार किया, बिल्कुल मना किया, यहाँ तक कि सपना को जानने की बात से भी मना कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए और उसे ये भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज में तुम सपना को ले जाते हुए दिख रहे हो, वापस आते हुए नहीं दिख रहे, वापस अकेले आ रहे हो, तब जो है शहज़ादा टूट गया। उसके पास सच कबूल करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था और उसने ये मान लिया कि हाँ, उसी ने 14 जनवरी के रोज़ धोखे से सपना को अगवा किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये कि एक ऐसी महिला जो एक घुमंतू जीवन जीती है, वेगाबॉन्ड वाली लाइफ लीड कर रही थी, उस महिला को शहज़ादा ने अगवा करके क्यों मारा? आखिर उस महिला से शहज़ादा की ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जब शहज़ादा ने मुंह खोला तो इस मर्डर के पीछे के 2 रीज़न, 2 मोटिव सामने आए। पहला मोटिव मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जानकारी यही मिली कि ये जो महिला है, इसकी जो बेटी है, उस बेटी के साथ शहज़ादा नाम का ये लड़का कभी किसी ज़माने में इन्वॉल्व था। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और आज से कई साल पहले उस लड़की को, सपना की बेटी को, शहज़ादा अपने साथ भगा कर ले गया था। अब माँ के तौर पर सपना जो है इस चीज़ का विरोध कर रही थी और उसने इस सिलसिले में पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। पुलिस ने किडनैपिंग के चार्जेस शहज़ादा पर लगाए थे, उसे गिरफ्तार किया था, उसे जेल भी जाना पड़ा था। तो एक उस बात की खुंदक शहज़ादा के मन में सालों से थी जो वो सपना के खिलाफ पाले हुए था और इस खुंदक की वजह से उसने सपना का कत्ल किया। इस रोष या आक्रोश की वजह से उसने सपना का कत्ल किया। और जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि उसने जिस रोज़ ये घटना हुई उस रोज़ उसने सपना को ड्रिंक करने का ऑफ़र दिया था। जैसा मैंने आपको बताया कि सपना घुमंतू जीवन जीती थी, आज यहाँ कल वहाँ, तो ड्रिंक करने का ऑफ़र जब सपना को मिला तो सपना ने इस ऑफ़र को स्वीकार कर लिया, ये जानते हुए भी कि शहज़ादा वही लड़का है जिसने कभी उसकी बेटी को किडनैप किया था। उसने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया और शहज़ादा के साथ वो अकेली सुनसान जगह पर जाने को राज़ी हो गई। लेकिन शहज़ादा की नीयत चूँकि ख़राब थी, वो इस महिला को तो टारगेट पर रखा ही हुआ था, इसकी जान तो लेना ही चाहता था। लास्ट मोमेंट पर उसने सपना से सेक्सुअल फेवर की भी मांग की। यानी देखा जाए तो शराब के बदले में उसने सपना का रेप करना चाहा, उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा। सपना शराब पार्टी के लिए तो तैयार थी,
शहज़ादा के साथ उसकी जो पुरानी दुश्मनी थी उसे भी भूलने के लिए तैयार थी, लेकिन किसी रिलेशनशिप के लिए, खासकर फिजिकल रिलेशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसने शहज़ादा का विरोध किया। जंगल में इसी बात पर शहज़ादा के साथ सपना की लड़ाई शुरू हो गई और इसी लड़ाई के दौरान शहज़ादा ने एक भारी पत्थर से सपना पर वार किया और उस पत्थर से कुचल दिए जाने की वजह से उसके वाइटल पार्ट पे, वाइटल ऑर्गन पे चोटें आई और सपना की मौत हो गई। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ये दोनों जंगल के अंदर रहे। इसी बीच शहज़ादा ने सपना की जान ली और फिर वो बाइक लेकर अकेला वापस आ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि उस पर किसी की नज़र नहीं है, न तो उसे जाते हुए किसी ने देखा, ना अगवा करते हुए किसी ने देखा, ना वापस आते हुए किसी ने देखा, और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। चूँकि इस मामले की तफ्तीश में पुलिस को कई दिनों का वक्त लग गया तो उसका कॉन्फिडेंस और हाई हो चुका था। इस बीच पुलिस ने एक बार भी उससे पूछताछ भी नहीं की थी, तो उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ चुका था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज नहीं तो कल वो ज़रूर इस मामले में गिरफ्तार होगा, पकड़ में आ जाएगा। और वही हुआ। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे ज़रियों से आखिरकार पुलिस ने पहले मरने वाली महिला की पहचान पता की और फिर मरने वाली महिला की पहचान पता होने के बाद पुलिस ने कातिल जो है शहज़ादा, उसकी भी पहचान पता कर ली और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, आज के इस पेशकश को क्लोज़ करें, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस डे यानी एक रोज़ पहले मैंने आप लोगों को जो स्टोरी सुनाई थी, मैंने बताया था कि किस तरह से एक कातिल ने हत्या करने के लिए नए जूते खरीदे, जबकि आमतौर पर किसी की जान लेने के लिए इंसान जो है किसी हथियार का इंतज़ाम करता है, हथियार खरीदता है, चुराता है, लूटता है। लेकिन यहाँ एक कातिल जो है हत्या करने से पहले जूते खरीद रहा है। क्यों? अगर आप ये कहानी जानना, सुनना और समझना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर उस कहानी को सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने जो उस कहानी पर कमेंट्स किए हैं, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे मित्र ऐसे हैं, दर्शक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनका नाम ही नहीं लेता हूँ तो कमेंट करने के लिए क्यों कहता हूँ। देखिए, कमेंट कहना एक टू वे कम्युनिकेशन का तरीका है, जहां मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों के नाम और कमेंट्स भी पढ़ता हूं। हाँ, जैसा कि मैं रोज़ कहता हूं, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक ही दिन में नहीं पढ़ सकता, तो जिनका नाम या कमेंट मैं किसी रोज़ नहीं पढ़ता हूं, प्लीज़ वो थोड़ा सब्र रखें। आज नहीं तो कल उनका नंबर आएगा। मैं कोई पिक एंड चूज़ नहीं करता, रैंडमली पढ़ता हूँ। तो खैर, राजीव कुमार जी का कमेंट है, उन्होंने वॉइस, टोन, एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ों की बड़ी तारीफ़ की है, थैंक यू वेरी मच। एडमिशन वाला के नाम से एक आईडी है, इन्होंने शम्स सर का और मेरा दोनों की अदायगी और कहानियों की तारीफ़ की है और उन्होंने हौसला अफजाई की है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद अफजल हुसैन साहब ने कमेंट किया है, स्वागत है आपका। दुर्गेश नहीं ड्यू करेशी, पता नहीं इनका एग्जैक्टली नाम या सरनेम क्या है, मैं प्रोनाउंस तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि जो आईडी बनी हुई होती है उसमें नाम, सरनेम और कई बार अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप के बने हुए होते हैं, तो उससे उसको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एनीवे, इन्होंने भी पॉजिटिव बातें लिखी है, बहुत धन्यवाद आपका। और मोहम्मद आलम शेख, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगेश धरने जी का रेगुलर कमेंट आता है, स्वागत है आपका। इन्होंने लिखा है कि लंच में वो हमारी स्टोरी सुनते हैं और डिनर में शम्स सर की कहानियाँ सुनते हैं, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं और कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। राजेंद्र कुमार शेट्टी जी ने भी कमेंट किया है, फैक्टन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है, बहुत स्वागत है आपका। और निखिल शर्मा जी का कमेंट है। अनीसा अहमद ने भी कमेंट किया है, स्वागत आपका। अनीस अहमद है, सॉरी, ये लंदन से हमें देख रहे हैं। शिखर रायात जी का कमेंट है और इसके अलावा अनशिबा क्रिएशन के नाम से एक आईडी है, स्मृति थापा ने कमेंट किया है। तंश रजौरिया का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक हमारे दर्शक हैं, उनकी आईडी में नाम तो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, उन्होंने एक थोड़ा ह्यूमरस कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि पूजा नाम से डर लगने लगा है। ये कमेंट जब हमारे वो दर्शक जिनका नाम पूजा है वो जब सुनेंगी तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये मतलब लाइटर सेंस में किया गया कमेंट है, इसलिए इसको पॉजिटिवली लिया जाए। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे दर्शक हैं, होमी राय ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबके नाम और कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे और हमारे सीनियर कैमरा पर्सन जो हमेशा मेरी बहुत मदद करते हैं, विनोद शिकारपुरी जी, उनको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।